सुप्रभात। मैं हूँ आपकी इंग्लिश की शिक्षिका डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह से, जो आज आपको फ्लैमिंगो बुक के सेकंड चैप्टर को पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। और कहते हैं कि इल्म बांटने से बढ़ता है, और मैं भी इस कथन को पूरी तरह से मानती हूँ। और क्योंकि द मोर वी स्प्रेड द मोर वी लर्न। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय, जो है द लॉस्ट स्प्रिंग। वैसे भी लॉस्ट मतलब खोना, जो चीज खो गई हो। और स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग सीजन का भी है, स्प्रिंग सीजन का नाम है। स्प्रिंग जो स्प्रिंग रोल आप लोग खाते हैं, जो चीज स्पाइरल वे में होती है उसे भी स्प्रिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में लॉस्ट स्प्रिंग देने का क्या तात्पर्य है, इसको समझने की कोशिश कीजिए बच्चे। वह ये जो लॉस्ट स्प्रिंग यहाँ टाइटल दिया गया है, वो बच्चों का बचपना, बच्चों का चाइल्डहुड डेज जो है वो स्प्रिंगहुड कहलाता है, बच्चों का स्प्रिंग डेज कहलाता है। और यही वो समय है जब बच्चे, बहुत से बच्चे जो बहुत अमीर घराने के होते हैं, वो अपनी जिंदगी में हर चीज पाते हैं। लेकिन लोअर मिडिल क्लास एंड द पॉवर्टी स्ट्रिकन जो लोग होते हैं, जो बिलो लेवल के होते हैं, उन लोगों से उनका बचपना छिन जाता है। एक छोटी सी उम्र में ही उनको अपनी जीविका के लिए लड़ना पड़ता है। ये कहानी कुछ इसी चीज पे आधारित है। तो आगे बढ़ते हैं। As we all know, spring is the season associated with optimism and hope. It also works as a metaphor for the childhood stage of our life. क्या है कि स्प्रिंग सीजन हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता है। स्प्रिंग अपने आप में खुशहाली, खिलता हुआ ब्लूमिंग सीजन कहा जाता है, जब हर तरफ हरियाली होती है, लोग खुश खुश नजर आते हैं। और ये वो एज होता है उन छोटे बच्चों का, जो वो हर चीज से, हर दुख से पड़े होते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा नहीं होता है। उस छोटी उम्र में भी उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इट ऑल्सो वर्क्स एज अ मेटाफर द चाइल्डहुड स्टेज ऑफ आवर लाइफ। इसे एक मेटाफर के रूप में भी देखा जाता है। ये मेटाफर क्या है? आपने पढ़ा होगा पोएम में भी कि सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, एलिटरेशन क्या है। तो यहाँ पर ये मेटाफोरिकली इसका टाइटल दिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, इसका मतलब एक कंप्रेस्ड सिमिली इज कॉल्ड अ मेटाफर। यानी सिमिली में हम एज और लाइक लगा करके कंपेयर करते हैं, और यहाँ पर डायरेक्टली कंपेयर, जैसे ही इज एज बोल्ड एज ही फॉट इन द बैटल लाइक अ लायन, है ना। He fought in the battle like a lion. तो हमने जब like लगा दिया तो ये सिमिली हो गया। लेकिन जब हमने कहा कि he was a lion in the battle, मतलब हम मेटाफर यूज कर रहे हैं। ये मेटाफोरिकल यूज है, ठीक है, चीज वही है। लेकिन यहाँ पर हमने as और like नहीं लगाया, सीधे उसका कंपैरिजन कर दिया। Alright? So now right from time we are born until late childhood, every child hopes for new beginnings and a bright future. Naturally, बच्चा जब जन्म लेता है तो हमेशा अच्छी चीजों के बारे में सोचता है, ऊंची उड़ान रखता है, ऊंची सोच रखता है, अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचता है। The phase of childhood is all about innocence, energy and tremendous inclination towards outdoors activities along with fun and play. छोटे बच्चों का क्या है? काफी मासूम होते हैं, बहुत ही एनर्जाइज्ड होते हैं, और उनका हर समय एक्टिविटीज की तरफ इंक्लाइनेशन होता है। यानी बाहर कितना जा सके, कितना जा करके दौड़ भाग कर सके, ये बचपना है। दे वांट टू एंजॉय देयर लाइफ, लॉट्स ऑफ फन एंड प्ले। ये इसकी खोज में रहते हैं, बस मौका मिला नहीं कि फट से बाहर। मम्मी लोग रूम में बाहर में बंद करके रखते हैं, लेकिन बच्चों को देखो मम्मी लोग सो रही है, चुपके से जाते हैं, दरवाजे को खोलते हैं और दबे पांव बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। क्यों? उनका स्प्रिंग सीजन है, वो अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। दे वांट टू हैव लॉट्स ऑफ फन, ऑलराइट? एंड प्ले टाइम डज नॉट हैव एनी लिमिट्स। और आप तो जानते हैं कि कब 3 बजे घर से निकले और कब 5 बज गया पता नहीं चलता है, कोई लिमिट नहीं रहता है। और इसी तरह से बच्चे जो खिलवाड़ मिजाज के होते हैं, वो अपने इस दायरे को हमेशा फांदते हैं, राइट? सो इट इज ऑल्सो टाइम ऑफ गेटिंग मोर स्किल एंड नॉलेज एंड गोइंग टू स्कूल। लेकिन ये भी जान लीजिए बच्चे कि यही छोटी उम्र बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपको सही राह पर, सही रास्ते पे ले जाकर के अपने आपके ब्राइट फ्यूचर को बनाने का, है ना।
क्योंकि ये टाइम है आपके अंदर बहुत सारी चीजों का नॉलेज देना, स्किल को डेवलप करना और आपको स्कूल जाना, एक नियमित वे में आपको स्कूल जाना है, वहां पढ़ाई करना है, वहां पे डिसिप्लिन सीखना है, वहां पे तरह तरह की एक्टिविटीज करना है और घर में आकर उसको फिर से रिहर्स करना है, अपने अंदर लाने की कोशिश करना है कि टीचर ने जो आज जो चैप्टर पढ़ाया, जो लेसन पढ़ाया, जो जिस टॉपिक को टच किया है, उसको हम फिर से एक बार बैठकर मेडिटेट करें, सोचें कि आज क्या हुआ। एक बार चैप्टर को पढ़ लीजिए और फिर देखिएगा कि टीचर ने जो आपको क्लास में पढ़ाया है वो सब कुछ बहुत क्लियर हो गया। So here we take a look at a particularly impressive rendition. Here is the Lost Spring summary. और अब हम आपको एक बहुत ही अच्छे कहानी की ओर ले चलते हैं जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसकी समरी हम आपको बताते हैं, राइट? द लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीस जंग टॉक्स अबाउट द नेशनल शेम ऑफ चिल्ड्रन बीइंग फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। ये कहानी जिसको कि अनीस जंग ने लिखा है उन बच्चों की है, उन बच्चों से जुड़ी हुई जिंदगी से है जो कि दर्दनाक शर्मनाक जिंदगी जी रहे हैं, राइट? जो कि गरीबी में जी रहे हैं और एक्सप्लॉयटेशन भी है, उनको तरह तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। द मेन टू प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर इज साहिब आलम एंड मुकेश, राइट? एंड डोंट लिव देयर चाइल्डहुड एज दे हैव टू कैरी द बर्डन ऑफ द पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। दो मेन प्रोटैगनिस्ट, दो मेन कैरेक्टर्स इस चैप्टर के हैं जिनका नाम है साहिब आलम और मुकेश। ये दोनों बच्चे अपने बचपन को ठीक से जी नहीं पाते हैं क्योंकि वो पॉवर्टी स्ट्रिकन हैं, वो एक अच्छे जिंदगी की तलाश में है लेकिन वो उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। इन देयर मिजरेबल स्टोरीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन द ऑथर प्रोवाइड्स ग्लिम्पसेस ऑफ फॉर्टिट्यूड एंड रिसाइलेंस। और इसी उद्देश्य से कवि ऑथर जो है इस कहानी में बच्चों के लिए एक सोलेस, एक सोच, एक विचार हम लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा हम लोग ऑथर के बारे में भी जान लें कि वो ऑथर क्या है, कौन है। अनीस जंग इज एन इंडियन फीमेल ऑथर, जर्नलिस्ट एंड कॉलमनिस्ट हु राइट्स फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। अनीस जंग बेसिकली फीमेल ऑथर है जो इंडिया की हैं, जो पेपर में भी कॉलमनिस्ट, जर्नलिस्ट है जो पेपर में भी लिखती हैं, राइट? और कॉलमनिस्ट है यानी पेपर में भी एक छोटा कॉलम मिलता है जिसमें कुछ कमेंट्स टाइप का या कुछ अच्छी बातों को एडिटिंग के लिए दिया जाता है। हु राइट्स फॉर मेजर न्यूज़पेपर, जो बड़े बड़े मेजर न्यूज़पेपर्स जो छपते हैं, अखबार जो छपते हैं, उसमें उनको दिया जाता है, ना ही इंडिया ही में नहीं बल्कि अब्रॉड भी, इंडिया से बाहर भी, राइट? और she was born in Rourkela and belongs to an aristocratic family in Hyderabad. उनका जन्म बेसिकली राउरकेला में हुआ लेकिन वो बिलोंग करती हैं हैदराबाद की बहुत ही aristocratic family में, alright? Her father Nawab Hoshiyar Jung, who was a renowned scholar and poet, worked as the Mustahid, that is as an advisor to the last Nizam of Hyderabad state. इनकी जो लीनियज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उनके पिताजी जिनका नाम नवाब होशियार जंग था, वो बहुत ही विख्यात स्कॉलर थे, पोएट थे और उन्होंने लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद स्टेट के यहाँ एज ए मुसाहिद यानी एज एन एडवाइजर काम किया था। एंड हर मदर एंड ब्रदर आर ऑल्सो वेल नोन उर्दू पोएट्स, और उनकी माँ और उनके भाई भी उर्दू के बहुत ही जाने माने कवि हैं। Jung hit the headlines with the publication of Unveiling India in 1987. इस कहानी में अनीस जंग ने उस चीजों को हिट करने की कोशिश की है जो 1987 में इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन थी। उस समय का इंडिया बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी स्ट्रिकन था, हर तरफ गरीबी थी और गरीबों की कोई जिंदगी नहीं होती। इस बात को अनीस जंग ने लाकर दर्शाने की कोशिश की, which is primarily a travel diary that focuses on interviews with women. She went on to write many subsequent books on the same topic and talked to women about their everyday lives and wrote books like Night of the New Moon, Encounters with Muslim Women in India that was published in the year 1993 and Seven Sisters published in the year 1994. Her book Breaking the Silence that was
written in 1997 includes conversation on women's lives from around the world. तो ये बच्चों की मतलब जो भी टॉपिक इन्होंने उठाया है वो हमेशा ऐसा है जो वुमेन के आसपास घूमता है, छोटे बच्चों के आसपास घूमता है। उन्होंने कई टॉपिक पे लिखा है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू द लॉस्ट स्प्रिंग समरी, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का शॉर्ट में आपको हम आपसे रूबरू कराते हैं। द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग डील्स विद द डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन who get forced to miss the simple joyful moments of childhood because of their socio-economic conditions. ये चैप्टर आपको उन बच्चों के डिप्लोरेबल कंडीशन को दर्शाने की कोशिश करता है जिनसे उनका बचपना छीन लिया जाता है, जो मजबूर होते हैं काम करने के लिए क्योंकि उन्हें 3 टाइम नहीं तो कम से कम 2 टाइम या 1 टाइम का खाना मिल सके। ये ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसको अनीस जंग ने छूने की कोशिश की है। राइट? These children are not given the opportunity of schooling and are compelled to start working early in life. ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनको स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिलता। चाह किसको नहीं होती है, चाह हर के दिन में होती है। हर कोई चाहता है कि हम ये बने, हम वो बने, लेकिन सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस हर किसी के हिसाब से फेवरेबल नहीं होता है और बहुत सारी इच्छाएं लोगों के मन में ही दबकर खत्म हो जाती है। कहानी कुछ इसी तरह से आगे बढ़ती है। The author Anis Jung strives hard to eliminate child labor through her book. और ये ऑथर अनीस जंग अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बच्चों के साथ जो हो रहा है वो हटाया जा सके। यानी क्या, जो उनको एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो चाइल्ड लेबर हो रहा है का जो केस चल रहा है, उसको किसी तरह से वो एलिमिनेट कर सके, दूर कर सके, हटा सके। ऑलराइट? और उसको उन्होंने अपने इस किताब के जरिए दर्शाने की पूरी कोशिश की। She propagates the education of children and enforcement of strict laws against child labor by the government. इस कहानी के जरिए उन्होंने गवर्नमेंट को भी उत्तेजित करने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट इस बारे में ध्यान दे और कोई स्ट्रिक्ट लॉ बनाए जो इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। The message is to put an end to child exploitation and let all children enjoy their days of the spring and joy. यही इस चैप्टर का मैसेज यही है कि किसी तरह से जिस तरह से भी हो सके उनके स्प्रिंग डेज में जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसे बंद किया जाए और उन्हें भी अपनी अच्छी जिंदगी जीने का मौका दिया जाए। Excuse me. अब हम आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग समरी। कौन कौन कैरेक्टर है? एक कैरेक्टर है साहिब आलम और दूसरा कैरेक्टर है मुकेश। ये मेजर कैरेक्टर है। इस कहानी के 2 मेजर कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट साहिब आलम और मुकेश हैं। साहिब आलम एक रैग पिकर है, इन जो कचड़े से कागज वगैरह चुन करके अपने थैली में डालता है, और दूसरा है एक जो बैंगल मेकर यानी जो चूड़ी बनाने वाले का बेटा है। कहानी 2 फेज में बटी हुई है। हम पहली कहानी को टच करें, लेकिन इसके माइनर कैरेक्टर्स को भी आप जानिए। राइट? क्योंकि अनीस जंग से जब उसकी मुलाकात होती है वो भी उनसे बात करती हैं, फिर बाद में वो ये बच्चा जो साहिब आलम बड़ा हो जाता है तो फिर वो किसी टी स्टॉल में काम करता है। ये सब माइनर्स हैं जो आपको साथ साथ हम बताते चले जाएंगे। मेजर कैरेक्टर्स यही 2 हैं। ना कहानी में है आई समटाइम फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। पहला टाइटल जो आपकी कहानी में स्टार्ट होता है, आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। मुझे कभी कभी उस कूड़े के ढेर में 1 रुपया भी मिल जाता है। यानी कितना दर्द छुपा है। 1 रुपए के लिए वो उतनी गंदी चीजों को ढूंढते हैं, छांटते हैं, निकालते हैं। आप ये इमेजिन कीजिए, हर रोज नहीं मिलता है, लेकिन चाह कि आज मुझे 1 रुपया शायद मिल जाए, आज मुझे 1 रुपया शायद मिल जाए। ये चाह उनकी है जो उनको ये काम करने के लिए मजबूर करती है और ये उनकी जीविका भी है। बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि वो कैसे इस पर आधारित है। ये उनके पेरेंट्स हैं जो इसको इनके चुने हुए कागज या जो पेपर्स हैं, जो सामान जो लेकर घर जाते हैं, उनके माँ बाप उसको सिलेक्ट करते हैं, निकालते हैं और जो बाजार में बेचने लायक चीजें होती हैं उसको वो ले जाकर बेचते हैं और जो उससे पैसा मिलता है उस पैसे से वो बच्चों के खाने का इंतजाम करते हैं। ये उनकी जीविका है। उन बच्चों के माँ बाप के लिए सोर्स ऑफ अर्निंग है। बच्चों का ये गार्बेज से रैग पिक करना उनके माँ बाप के लिए सोर्स ऑफ
इनकम है। आइए आगे देखते हैं। The first part talks about the writer's impressions about the life of the unfortunate rag pickers. इस पार्ट में लेखक ने पहले कोशिश की है उन बच्चों की बदकिस्मती के बारे में बता सके, उसको उजागर कर सके। The rag pickers migrate from Dhaka and find a settlement in Simapuri. Right? रैग पिकर्स जो ये साहिब आलम है, इसके माँ बाप ढाका के रहने वाले हैं, लेकिन मजबूरीवश, कारणवश, क्योंकि वहां बार बार बाढ़ आने से उनकी फसल बर्बाद हो जाती थी और उनके खाने के लाले पड़ रहे थे। बोला ये मकान और ये जमीन रखकर क्या करेंगे जब हमारा पेट ही नहीं भरता है। तो उन लोगों ने वहां से माइग्रेट किया, ढाका से माइग्रेट किया, वो इंडिया आए और इंडिया में दिल्ली के सीमापुरी इलाके में जाकर रहने लगे। दैट इज एट द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। ऑलराइट, दे एंड अप लूजिंग देयर फील्ड्स एंड होम्स ड्यू टू स्टॉर्म्स। चूंकि बार बार ढाका में स्टॉर्म्स आते थे, तूफान आते थे और फ्लड्स, ऑलराइट, तो उनके जितने भी फील्ड से यानी जो खेती वो करते थे वो सब के सब फसल जो है बर्बाद हो जाती थी और यही कारण था कि वो वहां ढाका छोड़कर इंडिया में पलायन करते। दे देन कम टू द बिग सिटी टू फाइंड अ लिविंग बट आर पुअर। कहते हैं छोटे लोग छोटी सोच सोचते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी उन्हें कभी कभी ऊंचा सोचने के लिए मजबूर करती है। और आज जब उनके पेट पे लाने पड़ने लगे तो उनके माँ बाप ने सोचा कि नहीं, बच्चों को खाना जरूरी है, उनकी जिंदगी के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए खाना जरूरी, मैं ये जमीन और ये घर लेकर कुछ नहीं करूंगी। और इसलिए वो सब के सब वहां से पलायन करके चले आते हैं एक अच्छे अपॉर्चुनिटी की तलाश में कि शायद उन्हें यहाँ कुछ बेहतर मिल जाए। फाइंड अ लिविंग बट आर पुअर। वो यहाँ आते हैं अपने लिए एक अर्न करने का रास्ता ढूंढने के लिए, कैसे हम अपनी जीविका यहाँ चला सके। लेकिन याद रहे वो गरीब है और गरीबों का कोई नहीं होता, गरीबों का कोई मसीहा नहीं होता, कभी नहीं होता। राइट, द ऑथर then watches Sahib, the rag picker, every morning who is always scrounging for gold in her neighborhood. और ये ऑथर अनीस जंग रोज इस बच्चे साहिब आलम को देखती हैं कि कैसे वो अपने पीठ पर एक थैला लेकर घूमता है, पूरे गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमता है और उन कूड़ों में से कुछ ढूंढ करके अपने उस बैग में डालने की कोशिश करता है, राइट, ताकि वो घर लेकर जा सके। और नाउ देखो एक वर्ड आया है, who is scrounging for gold in her neighborhood. Now gold, mark the word gold, इस पर ध्यान दो। क्या हर रोज कूड़े में गोल्ड मिलता है? नहीं, लेकिन ऑथर ने क्यों यूज किया है कि गार्बेज उनके लिए गोल्ड है, गार्बेज उनके लिए सोना की तरह है, क्योंकि वही उनकी जीविका है, उसी पे उनकी जीविका आधारित है, उसी के जरिए वो अपने बच्चों के लिए अनाज खरीद पाते हैं। राइट, इसीलिए इस वर्ड गोल्ड को यहाँ लाया गया है। Garbage is actually the means of survival for the elders and it is something wrapped in wonder for the children. ये जो कूड़ा है, जो गार्बेज है, जहाँ ये बच्चे जाकर साहिब आलम ही नहीं बल्कि साहिब आलम के साथ और भी ऐसे 20,000 बच्चे हैं जो इन सब चीजों में लगे रहते हैं। हाँ, वो जाकर ढूंढते हैं, निकालते हैं और वो ले जाकर घर में देते हैं, है ना। तो वो जो चीज ले जाकर देते हैं, दैट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द एल्डर्स। एल्डर्स कौन? उनके माँ बाप, उनके बड़े जन जो घर में हैं, वो क्या करते हैं, इनके कूड़ों में से चीजों को छांटते हैं। राइट, हमने पहले भी बताया आपको। एंड देन उनके बच्चों के लिए इट इज समथिंग रैप्ड इन वंडर फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए वंडर, व्हाट इज वंडर? आई वंडर द ग्रास इज ग्रीन। सोच, उनकी चाहत, एक चीज का इमेजिनेशन, अरे चलो आज शायद ₹1 मिल जाएगा, चलो आज कुछ और मिल जाएगा, ये सोच उनकी है जो बच्चों को प्रोत्साहित करती रहती है। और वो रोज रोज उस बैग को, अपने बैग को रह करके पीठ पर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं कि शायद इसमें से आज कुछ फिर मुझे मिल जाए। राइट, समटाइम्स द चिल्ड्रन फाइंड अ कॉइन और टू फ्रॉम इट। और तो और बच्चे और भी ज्यादा इसके लिए लालायित रहते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी इन कूड़ों के ढेर में उन्हें ₹1, ₹2 ऐसे छोटे कॉइन्स भी मिल जाया करते हैं, जो उनके लिए अपना कुछ एंजॉयमेंट का जरिया बन जाता है, जिसके लिए वो काफी खुशी मनाते हैं। Even these kids have desires and ambitions.
इन बच्चों के दिल में भी चाहत है, एम्बिशन से आगे बढ़ने का, वो भी कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बट दे हैव नो क्लू अबाउट हाउ टू अचीव देम। लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता कि उसे हम कैसे पाए। क्योंकि एक बार अनीस जंग ने उस बच्चे से पूछा, साहिब आलम से पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो साहिब आलम ने जवाब दिया, मेरे आसपास में कोई स्कूल नहीं है। राइट? तो अब ऑथर ने उससे पूछा कि अगर मैं एक खोलूं तो क्या तुम आओगे? उसने कहा हाँ। और फिर काफी दिन बाद जब फिर मुलाकात होती है साहिब आलम की उस लेखक से, अनीस जंग से, तो वो पूछता कि आपका स्कूल खुल गया? तब लेखक भी कुछ शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने क्यों झूठा वादा बच्चों से किया। एक बच्चा, यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर भी दबी हुई एक चाहत है, ख्वाहिश है, वो चाहता है कि उसे भी दुनिया में सब लोगों की तरह जीने का मौका मिले, लेकिन नहीं। दे आर पुअर। आपने देखा, पुअर, गरीबों का कोई मसीहा नहीं होता दोस्तों, कोई मसीहा नहीं होता बच्चों। ना दे हैव नो क्लू अबाउट हाउ टू अचीव। देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर अनरीचेबल टू देम। उनके पहुंच से बहुत चीजें ऐसी हैं जो बाहर है, जहां वो पहुंच नहीं सकते। फॉर इंस्टेंस शूज, टेनिस एंड सिमिलर स्टफ, है ना, उनके रीच से बहुत बाहर, उनके पहुंच से बहुत बाहर है कुछ ऐसी चीजें, जैसे कि वो एक अपने पैरों के लिए जूता नहीं ले सकते, वो टेनिस नहीं खेल सकते, वो और भी सिमिलर सब्जेक्ट जो उनकी चाहत है नहीं पूरा कर सकते। आपको मैं फिर बताऊं कि एक दिन अनीस जंग ने बच्चों से पूछा, क्यों तुम नंगे पांव बेयर फुटेड क्यों हो? तुम्हारी चप्पल कहाँ है? बच्चों में भी कहीं ना कहीं अपनी इज्जत को छुपाने की चाहत होती है। वो ये नहीं बताना चाहते हैं कि मैं गरीब हूँ या मेरे पास नहीं है। एक दो ने कमेंट किया तो उसमें से एक बच्चे ने कहा, नहीं है, वो ऊपर रखा हुआ था, मम्मी ने उतार कर नहीं दिया। जबकि ऑथर जानती है कि जरूर इनके पास नहीं है, लेकिन इज्जत, उनके भी दिल में इज्जत की चाहत होती है कि कोई उनके ऊपर कमेंट ना करे। बातों को समझो, कैसा हो रहा है। Alright, तो आप देखें बच्चों कि there are many things that are unreachable to them, for instance shoes, tennis and similar stuff। यानी जूते की चाहत उनकी भी है, वो भी चाहते हैं कि उनको भी पाँव में जूते मिले, चप्पल मिले, लेकिन ऐसा उनके नसीब में नहीं है, क्योंकि 3 टाइम का खाना ही जिसके पास जुगाड़ नहीं हो पाता है, वो और फैंसी चीजों के बारे में कैसे सोच सकते। लेकिन फिर भी मैं बताऊं आपको कि आप जब पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे तो वहां है साहिब आलम, उस कूड़े के ढेर में एक किसी अमीरजादे का फेंका हुआ जूता मिलता है जिसके सोल में होल होता है, छेद होता है, आपके जूते के तल्ले में छेद होता है, लेकिन वो उसे पहन करके दोनों पांव में पहनकर बहुत खुश होता है। उसकी चाहत है टेनिस खेलना, वो इसीलिए टेनिस कोर्ट के बाहर में पार्क में जाकर के दूर से खड़े होकर उनको देखता है। मन की लालसा तो है, बचपना है, चाहता है कि उसे भी वो चीज मिले, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। Alright? Later on, Sahib starts working at a tea stall where he earns 800 rupees and also gets to eat all the meals। और वक्त इसी तरह से बदलता चला जाता है, रोज दिन बीतते चले जाते हैं। साहिब आलम जो कल बच्चा था वो बड़ा हो जाता है, उसी हालत में अपने पीठ पर वो थैली लेकर के कूड़े में से ढूंढते हुए चीजों को, इसी तरह से वो बड़ा हो जाता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे फिर से अपने जीविका के लिए सोचना पड़ता है। वो रैग पिकिंग उसका छूट जाता है और फिर उसे ऑलराइट, तो आप देखते हैं बेटा कि काफी दिनों बाद साहिब आलम एक टी स्टॉल में काम करने लगता है, जहां उसे 800 रुपए महीने मिलते हैं और 3 टाइम का खाना मिलता है। वक्त बीत जाता है, वक्त बीतता चला जाता है, ये बच्चा साहिब आलम बड़ा हो जाता है और फिर वो एक टी स्टॉल में काम करने लगता है। टी स्टॉल यानी चाय की दुकान में काम करने लगता है, जहां उसे 800 रुपए हर महीने। उसकी मुलाकात फिर से एक बार अनीस जंग ऑथर से होती है और ऑथर पूछती है क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं एक चाय की दुकान में काम करता हूं जहां मुझे 800 रुपए माहवार मिलता है और मुझे 3 टाइम खाना मिलता है। गरीबों की सोच, वो पर फैला नहीं सके, वो परवाज नहीं कर सके, वो ऊंचाई तक उड़ नहीं सके। क्यों? क्योंकि वो पॉवर्टी स्ट्रिकन थे, क्योंकि वो गरीब थे, इससे आगे वो सोच नहीं सकते थे। 3 टाइम का खाना जुगाड़ करना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी और यहीं पर उनकी जिंदगी अंत कर जाती है। इसके साथ उनकी कुछ और भी चीजें छीन जाती है बेटा। क्या छीनती है इस चीज के साथ? वो है उनका आजाद,
उनका लिबर्टी, उनका फ्रीडम, उनका आजाद रहना। जब वो बच्चे थे रैप कर लेकर के दौड़ते चले जाते थे अपने और बच्चों के से, हम उम्र बच्चों के साथ खेलते रहते थे और एंजॉय करते हुए चीजों को करते थे। लेकिन आज वो बड़े हो गए हैं, उनके पीठ से रैप पिकिंग हट गया है, लेकिन वो फिर आज एक कनस्तर मिल्क कैन लेकर के घूम रहे हैं, जा रहे हैं मिल्क लाने के लिए, जिस समय उनकी मुलाकात ऑथर से होती है और तब वो उसे बताते हैं कि वो अब अपना मास्टर नहीं रहा। ही इज नो मोर अ मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ। वो अपने आप का मालिक नहीं है, अब वो किसी और के अंगूठे के नीचे काम करता है, किसी और के थंब के नीचे काम करता है। क्योंकि जिस तरह से मालिक बोलेगा तुमको 6 बजे आना है, तुमको 6 बजे रात के 12 बजे बोलेगा 12 बजे। ये है एक्सप्लॉयटेशन जो आज की दुनिया में बहुत कॉमन है, जो आप भी आसपास देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, किसी से उसकी आजादी का छीन जाना बहुत बड़ी बात है। समझ में आया? तो इसके साथ हम अब फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट फेज है उसको खत्म करते हैं और हम कहानी के दूसरे फेज में जाते हैं, जहां पर है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इससे पहले मैं आपको कहूं बेटा, इस पहले चैप्टर के लिए, पहले पैसेज के लिए, फेज के लिए, कि जिंदगी एक सफर है सुहाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। ऑलराइट, तो आपने कहा, मैंने आपको भी सुनाया कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। छोटा बच्चा था, उसे नहीं मालूम था कि कल क्या होगा और किस तरह से लोगों के एक्सप्लॉयटेशन में उसे एक अपनी आजाद जिंदगी को छीन कर किसी के अंदर का गुलाम बना दिया, किसी का गुलाम बना दिया। आइए अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जो ये कहता है जिंदगी की तलाश में हम। ये कहानी इस बात को रिफ्लेक्ट करता है, जिंदगी की तलाश में हम मौत के किसने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहां। हाँ बच्चों, ये कहानी उसी चीज को दर्शाती है जिसमें एक छोटे बच्चा, जो एक बैंगल मेकर का बच्चा है, उसकी चाहत भी है, उसकी उड़ान भरने की चाहत है, लेकिन उसकी जिंदगी में अंधेरापन भी है, क्योंकि उसके बुजुर्ग, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार जो एक बैंगल मेकिंग कंपनी में रहते हैं, वो सारे रात दिन बैंगल्स बनाते हैं और उस डिंजी माहौल में, उस अंधेरे कमरे में, वो फर्नेस के सामने उनकी आंखें चली जाती हैं। जो औरतें उस बैंगल को बनाती हैं शायद उस बैंगल की साइंटिफिटी को भी नहीं जानती हैं। बहुत ही दर्दनाक फेज है जिसको लेखक ने टच करने की कोशिश की। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद कहते हैं ना, उम्मीद हर जगह कायम होती है, उम्मीद हर जगह जिंदा होती है। और इसी उधेड़बुन में यहाँ एक लड़का है जिसका नाम है मुकेश, जो ये चाहत रखता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। उसकी चाहत है कि वो एक कार चलाए, एक ड्राइवर बने या मैकेनिक बने। ऐसे भी बच्चे होते हैं, यानी सोच को हमेशा आगे रखना चाहिए। एंड ही वॉज अ रियली फाइटिंग स्टफ। वो ये चाहता था, वो लड़ करके भी आगे, यानी वॉज डिटरमाइंड कि मुझे इस चीज को हासिल करना है। आगे बढ़ते हैं। The second part is about the life of Mukesh, who comes from the family of bangle makers. Firozabad is quite popular for its glass blowing industry, right? कि फिरोजाबाद अपने बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए काफी फेमस है ना। और सेकेंड बात, इसी बैंगल मेकिंग फैमिली से जुड़ा हुआ है, जहां मुकेश नाम का एक लड़का है ना, जो यहाँ अपने माँ बाप के साथ फिरोजाबाद में रहता है। A staggering 20,000 children are a part of this business. और ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, होम इंडस्ट्री है बेटा, कॉटेज इंडस्ट्री बोलिए, हर घर में है। हर घर में लोग एक छोटा सा फर्नेस जलाकर अंधेरे रूम में क्या है भाई, बैंगल बना रहे हैं। और उसमें बड़े के साथ साथ ये 20,000 छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो लगे हुए हैं। हमारे देश की एक झलक आपको नजर आती है। ऐसे जगहों पे जाने से समझ में आता है कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ आ गए। Alright? Now this is 20,000 children are a part of this business, and any law that forbids child labor is brutally ignored here. लॉ तो बहुत बना है, बच्चों को चाइल्ड लेबर नहीं कराना है, बहुत लॉ बना है, लेकिन यहाँ पर
यहाँ पर इस फिरोजाबाद में अगर आप 20,000 बच्चों को इस तरह से काम करते हुए देखेंगे तो गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल की धज्जियां उड़ती हुई नजर आती है, धज्जियां उड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि देयर इज मर्डर ब्रूटली हियर, दैट इज इग्नोर्ड ब्रूटली हियर, जिस पर कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि वहां के हायर एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को नहीं मालूम कि वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता। यानी कथनी और करने में शायद फर्क जो नजर आता है लोग होते हैं वो यहाँ आसानी से आपको दिख जाता है। ऑल्सो द वर्किंग एनवायरमेंट एंड द लिविंग कंडीशंस आर पैथेटिक। जो बच्चे यहाँ काम करते हैं, जो यहाँ पर जो एनवायरमेंट बना हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दर्दनाक। राइट, चिल्ड्रन लिव इन dingy cells and work around the hot furnace that makes them blind when they are adult and then they enter adulthood। ऐसे वातावरण में बच्चे काम करते हैं, अंधेरा है, आग का सरफेस है जो आंखों में डायरेक्ट लाइट जा रहा है, और ऐसे माहौल में बच्चों को काम करते करते जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। आंख कितनी बड़ी चीज है ये आप और हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए सोचिए क्या माहौल है, कितनी दर्दनाक जिंदगी है जो वो जी रहे होते हैं, इसलिए सिर्फ इसलिए कि वो बिकेगा, पैसा आएगा और हमारा पेट भरेगा। Alright, since they are weighed down by debt, they cannot think or find any way to escape this trap। और चूंकि वो कर्जों तले दबे होते हैं, उन्हें कोई और रास्ता नजर नहीं आता है। कर्जा किसका? साहूकार। वो कर्जा पे कर्जा लेकर काम करते चले जाते हैं। अगर उनका खर्च 2 रुपया है उसको बनाने में, तो उनको शायद 2 रुपए भी कभी कभी पूरा नहीं मिलता है। जो बीच का मिडिल मैन होता है, जो उन चूड़ियों को लेकर के जाता है, बाजार में बेचता है, वो उनसे शायद 2 रुपए से कम में लेता है, खुद बाजार में जाकर 5 रुपए में बैठता है, और फिर बाजार में रिटेल और होलसेल में कुछ और दाम से आता है, फिर रिटेल में कुछ और दाम से आता है। आप सोच लीजिए कि उनकी जिंदगी क्या है। जो बैकबोन है, जो बनाता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता, और वो कर्ज लेने का सिर्फ चूंकि वो एक धुन में लगे हुए हैं, वही एक पेशा है जो उनको आता है, इसीलिए वही उनका रोजगार है। उसे वो समझते हैं भैया इसी से जो मिल जाता है बहुत है, लेकिन कंडीशन बहुत ही दर्दनाक है, सोचने लायक है। Alright, the politicians, policemen, middlemen and bureaucrats obstruct their way of progress। बहुत सही बेटा, हर जगह हम लोग देखते हैं कि किसी चीज को पाने के लिए हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक दरवाजा तक जाइए तो कहते हैं द पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन, मिडलमैन एंड ब्यूरोक्रेट्स ऑब्स्ट्रक्ट देयर वे ऑफ प्रोग्रेस। बहुत भली भांति आप जानते होंगे कि किस तरह से किसी अच्छे काम के लिए आप बढ़े तो लोग आपके कदम कदम पर रुकावटें खड़ा करते हैं, और ऐसा ही कुछ इस फिरोजाबाद में इन चूड़ी वालों के साथ भी होता है कि कुछ पॉलिटिशियंस यहाँ होते हैं, राइट, जो इनसे इनके हक को छीनते हैं। पुलिसमैन, मिडिलमैन, कैसे? ये लोग जो चूड़ी बनाते हैं, उन लोगों ने सोचा बहुत कर्जा हो गया तो इन लोगों ने मिलकर सोचा चलो हम लोग एक अपना बनाते हैं और इसको अपने डायरेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करने दिया गया। ये जो मिडिलमैन है वो जाकर पुलिसमैन को खबर करते हैं, पॉलिटिशियंस इसमें इंटरफेयर करते हैं, यानी एक सोची समझी साजिश के तहत इनको फिर से एक्सप्लॉइट करके उसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। वो चाह करके भी इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो छटपटाते जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो मिडिलमैन है ये सबों को पैसा देकर खरीद कर लगते हैं। आप हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो जिनको जनता के लिए चुना जाता है, कितना हद तक हमारे काम आते हैं हमें वो भी देखना है। इसलिए जब हम सिलेक्शन करते हैं एक अच्छे पॉलिटिशियन का चुनाव करने के लिए हमें हर चीज को सोचना चाहिए कि वो ऑनेस्ट हो और हमारे लिए हो, अपने लिए नहीं, हमारे लिए, हम सबों के लिए, राइट। Now, most women in such families think this is their fate and just follow the tradition। और मर्दा क्या ना करता, ऐसे गुर्बत में जीने वाले माहौल में औरतें भी यही सोचती कि ये तो मेरी नियति है, यही मेरी किस्मत है। 3 टाइम का हो जाता है, बूढ़ा की आंखें देखिए करते करते चली गई हैं, ये देखिए घर मेरा है, और वो घर कैसा है, एक साइड से टूटा फूटा, एक साइड पे मेंटेन या तारपोलिन का रूफ दिया हुआ, ऐसे माहौल में वो रहते हैं। और उसमें भी उनको कंटेंटमेंट है बेटा, उसमें भी वो कहते हैं दिस इज व्हाट दे हैव अर्न्ड,
एक जमीन हो गया, एक छत पर टिन का ही सर पर छत हो गया, तो उनको खुशी है कि उनका अपना है। कितनी दर्दनाक कहानी है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, मोस्ट वुमेन इन सच फैमिलीज थिंक दिस इज देयर फेट एंड जस्ट फॉलो द ट्रेडिशन, बट मुकेश, हाँ, बट मुकेश, इसी माहौल में रहने वाला एक बच्चा ऐसा भी है जो इन सबों के विपरीत सोचता है, उल्टा सोचता है। वो इससे बाहर निकलना चाहता है, अपने आप को आजादी देना चाहता है, इन लोगों के चंगुल से निकल के आगे की तरफ अपनी रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश करता है। राइट, बट मुकेश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फोक्स देयर। मुकेश वो लड़का है जो वहां पे और जितने बच्चे रहते हैं या लोग रहते हैं उनसे उसकी सोच बहुत ही परे है। He has a dream of becoming a motor mechanic. उसका भी एक सपना है, वो सपना देखता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूं, और उसके लिए अगर मुझे परेशानियों का सामना करना पड़े तो मैं जाऊंगा। काफी दूर, लेखक ने से पूछा है तो काफी दूर जाना होगा, उनका मैं चलकर जाऊंगा, यानी डिटर्मिनेशन, एंड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसलिए सोच को हमेशा ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। ठीक है, द गैरेज इज क्वाइट फार फ्रॉम हिज हाउस बट ही शैल वॉक। उसने कहा हाँ, मुझे मालूम है कि गैराज जहां मैं मोटर मैकेनिक का काम सीख सकूं काफी दूर है, लेकिन मैं चल कर जाऊंगा। उसके कदम पीछे नहीं हटे, बल्कि उसकी दृढ़ निश्चयता दिखती है कि मैं चलकर जाऊंगा, यानी फाइट अगेंस्ट ऑल द एट्रोसिटीज दैट इज देयर इन द लाइफ। ही सेज नो, आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मैं मोटर मैकेनिक जरूर बनूंगा, मैं गाड़ी खुद से ड्राइव करूंगा, मैं ड्राइवर बनूंगा। ऑलराइट, तो आप देखते हैं बच्चों कि इस कहानी से हमें कुछ शिक्षा भी मिलती है। पहली कहानी ये है कि उसने अपने आप को जाने दिया, एनवायरमेंट के साथ, माहौल के साथ अपने आप को छोड़ दिया कि जो मेरे नियति में हो। उसने फाइट नहीं किया और वो क्या हुआ, किसी का गुलाम बन गया। लेकिन सेकंड फेज में आप देखते हैं एक बच्चा जिसने डेयर किया कि नहीं, मुझे अपने लिए लड़ना है, आगे बढ़ना है। तो आप ये देखते हैं कि गिरे हुए को कोई नहीं उठाता है, इसलिए उठना है तो खुद से आपको जंग लड़नी है, खुद से आगे बढ़ना है और उन सारी जंजीरों को तोड़कर आगे की ओर अग्रसर होना है। अब मैं आपके सामने जिस्ट ऑफ स्टोरीज एक बार प्रस्तुत करती हूँ ताकि आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, क्लैरिटी आ जाए। नेक्स्ट प्लीज। जिस्ट ऑफ द लेसन इज समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज। ये है फर्स्ट पेज स्टोरी का, साहिब आलम वाला। The author here is analyzing the poor conditions and traditions that push children to live a life of exploitation. They are also denied education and face hardships quite early in their lives. यानी कहानी में बताया गया कि बच्चे किस तरह से एक्सप्लॉइट होते हैं और किस तरह से मजबूर हो जाते हैं छोटे छोटे कामों में अपने आप को एंगेज करके और जिंदगी में हार्डशिप्स को झेलने के लिए। The writer comes across Sahib, a rag picker whose parents have left Dhaka and their life of poverty to earn a living in Delhi. कवि लेखक किस तरह से साहिब नाम के लड़के से मुलाकात होती है और वो कैसे बताता है कि उसके माँ बाप किस तरह से ढाका छोड़ करके 3 वक्त का खाना जुगाड़ करने के लिए ढाका से दिल्ली के सीमापुरी एरिया में रहने लगते हैं। Just like many other families, even his family lives in Simapuri, they don't own any other identification other than a ration card. जैसे और लोग रहते हैं वैसे ये लोग भी ढाका से आए हुए हैं और यहाँ रहते हैं और सिर्फ उनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है, उनके पास एक राशन कार्ड। These children can't afford to go to school but get excited when they find a coin or even a 10 rupee note while rummaging in the garbage. बच्चों को है ना, इन चीजों में अगर कभी पैसा मिल जाता है तो ये उनके लिए उल्लास की बात होती है, खुशी की बात होती है। ओके, दिस इज देयर वे ऑफ अर्निंग, दिस इज देयर वे ऑफ अर्निंग। यही उनकी जीविका चलाने का तरीका है, मजबूर है, कुछ और कर नहीं सकते। Alright, the writer feels often to see Sahib, a rag picker whose name also means the ruler of the earth, but the poor child has lost his childhood and roams barefooted with his friend. यहाँ पर लेखक के बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे साहिब को देख करके अफसोस भी लगता है कि शायद वो अपने नाम का मीनिंग ही नहीं जानता। उसके नाम का साहिब आलम, आलम मीन्स यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और उस लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इतना छोटा सा, वो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत काम करता है, रैग पिकिंग का। ऑलराइट, जिससे उसका बचपना भी छिन जाता है और वो यहाँ वहां नंगे पांव अपने दोस्तों के साथ घूमता हुआ रैग पिकिंग को एंजॉय करता है। Right from morning to afternoon, the author comes across him in a tea stall. Sahib
becomes sad as he realizes that he is no longer the master of his own destiny and the loss of identity weighs heavily on his tender shoulders. और फिर एक दिन लेखक की मुलाकात साहिब से होती है जहां वो उसे बताता है कि वो अब अपना मास्टर नहीं रहा. He is now a slave, he is now a worker working under somebody's thumb. Alright? वो किसी और के अंडर में काम कर रहा है. अब हम आते हैं कहानी के दूसरे भाग में जो है I want to drive a car, जो कि मुकेश के बारे में. The author sheds light on another victim of child labor, Mukesh, who dreams of becoming a motor mechanic. यहाँ पर आपको हमने बताया कि ये मुकेश है जिसके बारे में ऑथर बताता है कि वो चाहता है कि एक मोटर मैकेनिक बने, एक मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखता है. बट द चाइल्ड हैज ऑलवेज वर्कड इन द ग्लास मेकिंग फैक्ट्री. लेकिन उसके लिए इतना सहज नहीं था क्योंकि बचपन से लेके उसने सिर्फ एक ही चीज सीखा है और वो है ग्लास मेकिंग. दे गेट एक्सपोज टू मेनी हेल्थ हजार्ड्स सच एज लूजिंग देयर आईसाइट एंड दे वर्क in appalling conditions in dark and dingy cells. और जिस माहौल में वो लोग काम करते हैं वो काफी दर्दनाक था क्योंकि वहां उनकी आंखें चली जाती हैं. डार्क और dingy cells, छोटे छोटे कमरों में फर्नेस के आगे काम करना बहुत ही दुखदायी था. मुकेश फादर इज ब्लाइंड एंड इवन हिज फादर एंड ग्रैंडफादर वर ब्लाइंड. बहुत ही दर्द की बात है यहाँ पर जब वो कभी लेखक इस बात को दर्शाने की कोशिश करते हैं कि मुकेश के पिता भी इसी तरह से टैंगल फैक्ट्री में काम करते करते अंधे हो गए. उनके पिता भी यानी मुकेश के दादा भी और दादा के पिता भी. कितनी दर्द ये सब चली आ रही है ना, वन लीनिएज में है. ओके, सो द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर सो बर्डन दैट दे हैव स्टॉप्ड ड्रीमिंग अनलाइक मुकेश हु वांट्स टू ड्राइव अ कार. और इसके ही कारण है कि बैंगल मेकर्स की पूरे जो टोली वहां पर है उन लोगों ने आगे सपना देखना बंद कर दिया. लेकिन उसके बावजूद भी वहां एक ऐसा शख्स होता है, एक ऐसा सोल होता है, ए सिंगल सोल. वो ये सोचता है कि नहीं मुझे इससे लड़ना है, मुझे इससे बाहर निकलना है और वो एक मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखता है, एक मोटर ड्राइवर बनने का सपना देखता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑफस्प्रिंग समरी ऑफ क्लास 12 इंग्लिश. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरी दोनों कहानी जो इस लॉस्ट स्प्रिंग में दी गई है किस तरह से बच्चों के बचपनों को छीने जाने की कथा सुना रही है. ठीक है बच्चों, तो अब हम कहानी के अंत के बाद क्वेश्चन आंसर सीरीज को टच करते हैं, है ना. क्वेश्चन आंसर दोनों दिया हुआ है, मैं आपको ड्रिल कर लेती हूँ. फिर इन सभी को आप याद कर लीजिएगा और अपने कॉपीज में उतार कर बढ़िया से इसको सहेज कर रखिएगा. इसको याद करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कीजिएगा. थिंक एज यू रीड. जब आप पढ़ रहे स्टोरी आप जब सुन रहे थे तो मैंने आपको बहुत सी बातों को बताया. अब उनको स्मरण करके आंसर तलाशने की कोशिश कीजिए. आंसर मैंने दिया है लेकिन आप खुद से भी आंसर को सोचने की कोशिश कीजिए. व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स. साहेब गार्बेज डंप में क्या खोज रहा है? लुकिंग फॉर रूपी कॉइन, गोल्ड फॉर देम. ऑलराइट, दैट इज दैट गार्बेज इज गोल्ड फॉर देम. उनके लिए वो गार्बेज जो है सोना की तरह, क्योंकि वो उसे ले जाकर माँ बाप को देते हैं, वो छाट करके उसमें से चीजों को ले जाकर के बाजार में बेचते हैं और उससे जो पैसा मिलता है उससे उनकी जीविका चलती है. वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम. वो कहाँ है और कहाँ से आया है? वो अभी दिल्ली के सीमापुरी एरिया में रह रहा है जो कि दिल्ली के पेरिफेरीज में है और वो ढाका से आया है, पलायन किया है क्योंकि वहां बार बार तूफान और फ्लड के आने से उनकी जो उपज थी उनके फील्ड में सारे धन जो क्रॉप्स थे वो सब नष्ट हो गए. उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उन लोगों ने वहां से इंडिया के लिए पलायन किया. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आई गो है. व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर. ऑथर ने बच्चों के चप्पल नहीं पहनने पर क्या एक्सप्लेनेशन दिया? आपको मैंने बताया था कि बच्चे जो शर्माकर बोले कि मेरी मम्मी ने उसे ऊपर में रखा हुआ है, वो उतार नहीं पाई, है ना. तो ऑथर ये समझती है, जानती है कि उनके पास है नहीं, लेकिन इज्जत सबको प्यारी होती है और इसी उद्देश्य से बच्चे ने कहा. ऑलराइट, और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये नंगे पांव रहना इनकी मजबूरी के साथ साथ ये एक ट्रेडिशन भी है. आपने बहुत बार ऐसा भी देखा होगा कुछ लोगों को ट्रेन में सफर करते हुए कि चप्पल को वो बैग में रखते हैं, जब स्टेशन पे उतर जाते हैं तब फिर बैग से चप्पल निकाल कर उसे पहनकर फिर वो स्टेशन पे चलते हैं. ऐसी भी है. तो ये एक ट्रेडिशन भी है उनके यहाँ, नंगे पांव चलना ये उनकी मजबूरी के साथ साथ उनका एक ट्रेडिशन भी है कि भाई कम घिसेगा ज्यादा दिन चलेगा, यानी फिर वही पॉवर्टी की बात झलक रही है. ऑलराइट, नेक्स्ट. Is Sahib happy working at the tea stall? Explain. क्या साहिब
टी स्टॉल में काम करते हुए खुशी महसूस कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उससे उसकी आजादी छिन गई है ना। साहिब इज नॉट हैप्पी क्योंकि वो अब अपना मालिक नहीं है, वो अब किसी के अंडर में काम कर रहा है, किसी के थंब के अंडर नीचे काम कर रहा है, जिससे उसकी अपनी आजादी छिन गई है। जब वो एक रैप पिकर था, उसकी अपनी मर्जी थी, कहीं भी किसी भी जगह अपने दोस्तों की टोली के साथ चला जाता था और फिर वापस एक साथ घर लौटता था। लेकिन आज वो मजबूर है, एक टाइम बाउंड फेज में है कि तुमको इतना बजे आना है, इतना बजे जाना है, ये काम करना है, ये काम करना है। हालांकि 3 टाइम खाना उसे मिलता है, लेकिन उससे उसकी अपनी आजादी छीन ली गई है। Alright, इस साइड में भी आप यू अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। व्हाट वुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द विलेज टू सिटीज? लोगों का बहुत बार गांव से सिटी की तरफ आना क्यों लोग मजबूर हो जाते हैं? वजह हम सभी जानते हैं, गांव में काम के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो उनको जॉब की तलाश रहती है ना। वो एम्प्लॉयमेंट खोजते हैं, चूंकि भूखे पेट मरने से अच्छा चलो बाजार बाहर निकल जाएंगे, शहर में जाएंगे तो कोई काम मिलेगा, तो हम उसमें से जो पैसा कमाएंगे उससे हमारी जीविका चल सकेगी। हम 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम तो खा ही सकेंगे। ऑलराइट मैम, सर्वाइवल इज ऑफ प्राइमरी कंसर्न। उनके लिए सर्वाइवल ज्यादा जरूरी होता है। व्हाट वुड यू अग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट? आप इस बात से सहमत होंगे कि उनके साथ जो वादे किए जाते हैं, है ना, वो शायद ही निभाए जाते हैं? मैं तो पूर्ण तरह से सपोर्ट करती हूँ कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल से इनसे जितनी भी वादे किए जाते हैं शायद ही उसे पूर्ण किया जाता है, पूरा किया जाता है। Why do you think this happens in the incidents narrated in the text? अब आप इस टेक्स्ट के हिसाब से सोच कर रहे हैं क्यों ऐसा होता है, क्यों? हाँ, why do you think this happens in the incident narrated in the text? क्यों? क्योंकि वो गरीब है, गरीबों का कोई नहीं है। मैंने गरीब कहा, गरीबों का मसीहा नहीं होता। लोग एक्सप्लॉइट करते, उनका यूज करते, इस्तेमाल करते हैं, फिर दे थ्रो देम आउट इन द डस्टबिन। काम हो गया, हमें वोट चाहिए, हाँ मैं ये कर दूंगा, हाँ यहाँ पानी लगा दूंगा, हाँ मैं ये कर दूंगा, और फिर वक्त निकल गया भाई, वोट मिल गया, मैं तो नेता बन गया। बाकी लोग जाए डस्टबिन में, यही होता है। Now what forces conspire to keep the workers in banking industry of Firozabad in poverty? व्हाट फोर्सेस, वो कौन कौन से चीजें हैं जो कंस्पायर करती हैं इन बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को, फिरोजाबाद के बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को तंग करने में? क्यों? वहाँ के जितने भी मिडिलमैन है, पुलिसमैन है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि वो जब चाहते भी हैं कि अपना एक चीज बनाकर बाहर निकले, अपना एक फॉर्म बनाए और अपने से जाकर बेचे, ऐसा मिडिलमैन होने नहीं देते। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उनकी कमाई बंद हो जाएगी, उनकी कमाई बंद हो जाएगी तो पॉलिटिशियंस की कमाई बंद हो जाएगी, है ना, पुलिसमैन की कमाई बंद हो जाएगी, ब्यूरोक्रेट्स की कमाई बंद हो जाएगी। क्योंकि उनको जो बनाने में 2 रुपए लगता है, उनको शायद वो 2 रुपए भी अपना नहीं मिल पाता है। और जब ये चीजें बन करके बाहर बाजार में बिकती हैं तो 25 रुपए 30 रुपए डजन मिलती हैं, लेकिन बनाने वाले को 2 रुपए डजन भी नहीं मिलता है। ये त्रासदी है, ये मतलब बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन है जिस तरह से बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ऑलराइट, फिर आते हैं हु वाज साहिब, व्हाट वाज ही डूइंग एंड व्हाई? साहिब कौन था और वो क्या कर रहा था? साहिब एक रैग पिकर था और वो हर जगह मोहल्ले इलाकों में घूमकर, यहाँ वहां घूमकर गार्बेज में से कुछ ढूंढ करके काम की चीजों को अपने उस गार्बेज बैग में रखकर घर ले जाता था, जिसको जहां से उसके माँ बाप कुछ ऐसी चीजों को निकाल कर बाजार में बेचकर और पैसा लाकर खाने का जुगाड़ करते थे। Now, but promises like mine abound in every corner of this Greek world. What promises does the author recall? In what context was it made? Was it fulfilled? Very important. देखो बेटा, हमने पहले भी आपको बताया, but promises like mine abound in every corner of the Greek world. ऐसे झूठे वादे पूरे संसार में हर जगह लोग करते हैं, स्पेशली पॉलिटिशियंस, है ना, और जो ब्लैकमेलर्स होते हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये हर जगह होता है। What promise does the author recall? ऑथर ने क्या प्रॉमिस किया था? यार मैंने कहा था, ऑथर ने कहा था कि अगर मैं एक स्कूल बनाऊं क्या तुम वहां पढ़ने आओगे? राइट? इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट वाज इट मेड?
वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था? जब ऑथर ने उसे रैग पिकिंग करते हुए देखा, पूछा कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते? तो बोला नहीं, मैंने पढ़ने का समय है तो तुम रैग पिकिंग कर रहे। ऑथर को ये लगा कि ये उम्र बच्चों की पढ़ने की है और वो रैग पिकिंग कर रहा है, इसलिए ऑथर ने उससे पूछा। तो उसने कहा कि मेरे आसपास में, मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है। और तब ऑथर ने कहा था कि अगर मैं एक बनाऊं तो क्या तुम वहां पढ़ने आओगे? ये इसी कॉन्टेक्स्ट में। वॉज इट फुलफिल्ड? क्या ये पूरा हुआ? नो, वेरी सैड, नो, इट वॉज नेवर फुलफिल्ड. Promises are made to be broken. Alright. What is the meaning of Sahib's full name? साहब के पूरे नाम का क्या मीनिंग है? साहिब ए आलम, आलम यूनिवर्स, साहिब लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, राइट? साहब के नाम का, साहिब आलम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो पूरे दुनिया का मालिक हो. ऑलराइट, आलम मतलब दुनिया, साहिब मतलब मालिक, है ना? सलाम साहब, सलाम मालिक, right? So this is how it gets the meaning. It means the Lord of the universe. Sorry, does he know it? Of course, I don't think he ever knows about it. I don't think if he knew the meaning, or even he hardly believes in it. उसे अपने नाम का मीनिंग शायद पता नहीं था. How does he conduct himself? कैसे वो अपने आप को पेश करता है? कैसे अपने दोस्तों की टोली, है ना, 10-15 बच्चों का गुच्छा बन जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह अपना रैग पिकिंग लेकर के हंसते खेलते दौड़ते, दूसरे को टीज करते, है ना, आगे बढ़ते हैं और जाकर के रैग पिकिंग करते रहते हैं. चलिए इधर आते हैं. How does the author focus on the perpetual state of poverty of the children not gaining food? ऑथर किस तरह से बच्चों के उस गरीबी को झलकाने की, प्रस्तुत करने की कोशिश करता है जो बच्चे पाँव में जूते नहीं पहने हैं? क्या है, क्या है? हमने अभी अभी आपको बताया कि ये ऑथर चाहता है कि बच्चों को की गुर्बत के बारे में हम लोगों को बताए कि वो इतने गरीब है कि शायद उनके पाँव में जूते भी नहीं हैं. और जब उससे उन्होंने पूछा कि तुम्हारे जूते नहीं, तुम नंगे पाँव क्यों चलते, बैरफुट क्यों चलते, तो उसमें से कुछ लोग इधर उधर झांकने लगे. किसी ने कहा कि भाई मेरा ऊपर रखा हुआ मम्मी नहीं उतार पाई. हालांकि ऑथर बखूबी जानते हैं कि ये उनके यहाँ एक ट्रेडिशन है नंगे पाँव चलने का, क्योंकि ऑथर अच्छी तरह से जान रहे हैं कि इन लोगों के पास पैसे की कमी, जो 3 टाइम खाना नहीं पा सकता है, जो 3 टाइम का खाना अपने जुगाड़ नहीं कर सकता, वो बच्चों के लिए जूते चप्पल का क्या इंतजाम कर सकता है. और ये गरीबी है जो इन लोगों को मजबूर करती है कि वो नंगे पाँव रहे. एक्सप्लेन. फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. वेरी वेरी ट्रू, वेरी नाइस. एक्सप्लेन. फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर चिल्ड्रन. छोटे बच्चों को लिए ये एक अलग सी चीज है और बड़ों के लिए एक अलग सी चीज है. कैसे? छोटे बच्चे हैं, उनको क्या चाहिए? वो फ्री विल से अपना काम कर रहे हैं. एक ले लिया थैला और कूदे में से यूं इसको छीप रहे, उसको छीप रहे, उसको कूद रहे, उसी गार्बेज में वो कूदते भी हैं. अनोइंगली कि उनको डिजीजेस भी हो सकते हैं. उन्हें कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानते, बस मस्ती करते रहते हैं अपने ग्रुप के साथ. और उनमें से जो मिल जाता है, कभी कभी उनको 1 रुपया भी मिल जाता है, कभी हो सकता है कि सोने की भी कोई छोटी चीज मिल गई हो, कभी 10 रुपए के नोट भी मिल जाते हैं. और यही वो खुशी जो वो तलाश करते हैं उसमें, और हंसी खुशी इसको गार्बेज पिकिंग को कैरी ऑन करते हैं. लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए दिस गार्बेज इज गोल्ड. उनके पेरेंट्स के लिए ये कूड़ा एक गोल्ड, सोने की मानंद, क्योंकि वो उसे उन्हें पैसा प्रदान करता है. कि कैसे? वो उसमें से चीजों को समेट कर निकाल कर बाजार में बेचते हैं, पैसा मिलता है, लेकर आते हैं और फिर अपने बच्चों के लिए खाना बनाते हैं. Now, where does the author find Sahab one in the morning? What explanation does Sahab offer? एक दिन ऑथर साहिब को जाड़े की मौसम में ऑथर साहिब को कहाँ पर पाता है और साहिब क्या एक्सप्लेनेशन देता है? ये भी एक पॉइंट है. फिर साहब को मैंने आपको बताया था कि उसको भी शौक था कि वो खेले, टेनिस देखे और कभी कभी पार्क के बाहर में भी रहता था. वो वहाँ के दरबान को भी बोलता था भाई जब ये लोग चले जाएंगे तो क्या तुम मुझे अंदर जाने दोगे. इसी कहानी में से कहा गया है कि साहिब आलम को एक दिन ऑथर ने एक नेबरहुड के क्लब के बाहर जो बाउंड्री किया हुआ एरिया था वहां पर खड़े देखा और वो देख रहा था कि कैसे 2 बच्चे टेनिस ड्रेस में खड़े होकर के टेनिस खेल रहे थे. मैंने बताया था आपको उनको उसको किसी अमीरजादे के फेंके हुए जूते मिले थे जिसके सोल में छेद था, होल था, और उसको पहन करके ये लोग साहब बहुत खुश था. क्यों खुश था? कि भाई उसे वो जूता मिल गया है, क्योंकि टेनिस उसके लिए शौक की चीजें थी.
Alright, now who is Mukesh? What is his dream? Why does he look like a mirage amidst the dust? मुकेश कौन है? मुकेश एक वो लड़का है जो चूड़ी बनाने वाले फैमिली को बिलोंग करता है और जिसके अपने सपने हैं। वो एक अलग सपना देखता है, उसे मोटर मैकेनिक या मोटर ड्राइवर बनने का सपना है। और why does he look like a mirage amidst the dust? क्यों वो एक मिराज की तरह नजर आता है? रेत के ढेर पर लगता है जैसे पानी हो, ऐसा क्यों नजर आता है उसे? क्योंकि उसकी चाहत, उन सभी लोग जो लोग पॉवर्टी स्ट्रिकन है, इससे ग्रसित है, कभी ऊंचा सोचने का सोच भी नहीं पाते, चाह करके भी नहीं सोच पाते, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स, पुलिसमैन और पॉलिटिशियंस, मिडलमैन सब मिलकर के उनके हर ख्वाहिश को मिट्टी में मिला देते हैं। कि उसके बावजूद भी मुकेश ऐसा ड्रीम करता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा। What do you learn about फिरोजाबाद from this chapter? क्या पता चलता है? फिरोजाबाद हमारे इंडिया का बहुत ही फेमस शहर है, बहुत ही चूड़ी के इंडस्ट्री के मामले में बहुत ही नामी गिरामी जगह है, जिसे हर लोग जानते हैं। ऑलराइट, और ये इंडिया का ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्री यहाँ है और यहाँ पर जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, कई जनरेशन से लोग चूड़ियां बनाते चले आ रहे हैं, है ना। और इसमें और भी दूसरे लोग भी अब जुड़ते चले जा रहे हैं। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. Where do they see bangles? वे बैंगल अभी एक कास्ट बन गया, बैंगल चूड़ीहारा, चूड़ी बनाने वाला एक कास्ट हो गया और यहाँ ये लोग चूड़ी बनाने का काम करते हैं। और नथिंग, बचपन से लेकर आंख खुलने के साथ ही उन लोगों ने देखा कि घर में चूड़ियां बन रही हैं, रूम अंधेरा है, माँ बाप दादा दादी ना जो भी है सब जो है वो चूड़ी बनाने में जुड़े हुए हैं, सिवाय चूड़ी के उन्होंने और कुछ नहीं देखा। Where do they see bangles? Working made in their home, उनके हर घर में, हर कोने में छोटे छोटे घर है, लेकिन डिंजी एनवायरमेंट है, डार्क एंड डिंजी एनवायरमेंट में ये लोग काम कर रहे हैं और सब चीज उनके अनअरेंज में, अनकेम्ड वे में उनके यार्ड में रखा हुआ है, जो कि बिकने के लिए तैयार खड़ा है। Right. So now with this, आपको मेरा ख्याल है कि सब कुछ बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपने कॉपी में लिख करके याद करेंगे। बहुत ही आपके जिंदगी से जुड़ी हुई, आपके एज से जुड़ी हुई कहानी है। अपने आप को भी आईने में देखने की कोशिश कीजिए, इस कहानी को बैकड्रॉप में रखकर, कि आपके सपने क्या हैं, आपको कैसे उनसे फाइट करके आगे बढ़ना है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते